नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में जो बिंदु पढ़ा था वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था। जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत है और कौन कौन से जो कारण या बीमारियां है वो जल प्रदूषण से उत्पन्न होती है। कौन कौन सी नदियां हैं वो जल प्रदूषण से क्या है दूषित हो रही थी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसी जल प्रदूषण का अगला बिंदु यानी जल प्रदूषण के कारण है या स्रोत हमने पढ़ लिए थे। आज हम उस जल प्रदूषण के स्रोत या कारण है उनसे उत्पन्न होने वाली जो समस्या है वो समस्या हमने पढ़ी थी। उन समस्याओं के उपायों को हम देखेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं जल प्रदूषण के हमने जल प्रदूषण की भी बात की और प्रदूषण जो है उसमें एक और है बिंदु कि जो सामुद्रिक क्षेत्रों में भी जो तटवर्तीय नगर है उनके माध्यम से तटवर्तीय नगर है उन तटवर्तीय नगरों के माध्यम से उन समुद्रों में भी अपशिष्ट जल है वो डाला जा रहा है, जिसके माध्यम से जलीय जीव है वो क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। जलीय जीव क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही जो जहाज है उनके माध्यम से भी जो तेल है वो सामुद्रिक सतह पर आ जाता है, जिससे भी सामुद्रिक जीव है वो नष्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ सामुद्रिक वनस्पति है उसका भी सामुद्रिक वनस्पति वो भी क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो ये जो क्रिया है उसको भी कम करने के लिए सामुद्रिक तटीय क्षेत्र है वहाँ जो उद्योग है उसके जल को भी हम सही तरीके से निपटान करें, जिससे समुद्रिक तटीय भागों में जो जीव है, जो जीव और वनस्पति दोनों है वो क्या हो सके, वर्धित हो सके, विकसित हो सके। अब उपायों में हमने जो उपाय क्या है भाई, उपाय है कि जो हमने स्रोत देखे हैं उन स्रोतों को हम सही तरीके से क्या करें, उपयोग करें। जो जल में प्रदूषित स्रोत है उनको हम क्या करें, नियंत्रित करें या उनमें कई बदलाव करें जिससे प्रदूषण नहीं हो। यही क्या होते हैं, उपाय होते हैं। जैसे आपके अपशिष्ट पदार्थ है, जो घरेलू अपशिष्ट है वो बाहर आ रहा है, जो नदियों में मिल रहा है, झीलों में मिल रहा है, तालाबों में मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, इस घरेलू अपशिष्ट के लिए क्या बनाएं, सीवरेज बनाएं और इसको व्यर्थ नहीं आने दें, सीवरेज के माध्यम से जाए, जिसके दौरान जो नगर पालिका है, जो नगर निगम है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपशिष्ट है उसको गर्त के माध्यम से जमीन के आंतरिक भाग में दबाएं और जो शहरी क्षेत्र है वहाँ सीवरेज है तो सीवरेज के माध्यम से क्या है, वो अपशिष्ट है उसका सही निपटान किया जाता है। तो पहली घरेलू अपशिष्ट के बचाव के लिए कि घरेलू अपशिष्ट के लिए क्या है, सीवरेज का प्रयोग करें। दूसरी बात करते हैं कि जो कृषि वाला हमने पढ़ा था, दूसरा स्रोत क्या था भाई, सीवरेज का प्रयोग करें, प्राथमिकता किसको दे, सीवरेज को। दूसरा कृषि अपशिष्ट था। अब कृषि अपशिष्ट में हम कौन से रासायनिक खादों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो रासायनिक खादों के प्रयोग की जगह हम क्या करें, आपके जैविक खाद है उनका प्रयोग करें और जैविक कृषि को क्या दे, प्राथमिकता दे, जिसके कारण क्या होगा, अगर जैविक खाद जल में मिल भी जाता है तो वह उसको अशुद्ध नहीं करेगा, क्योंकि रासायनिक खाद पूरा क्या है, जल में घुल जाएगा, लेकिन जैविक खाद क्या होता है, मिट्टी की तरह जल के जो तली है उसमें क्या होता है, जाकर के बैठ जाता है। तो जैविक खाद का हम क्या करें, प्रयोग करें, जिससे क्या है, आपका जल प्रदूषण है उसको रोका जा सके। और तीसरा हमने पढ़ा था उद्योग।
तो इसके बारे में मैंने बता भी दिया था कि औद्योगिक अपशिष्ट है उनका सही निपटान करें। औद्योगिक अपशिष्ट का हम सही निपटान कैसे करेंगे? तो पहली बात मैंने अभी बताया था जब औद्योगिक अपशिष्ट बता रहा था कि वाटर हेड कोलाइडर ले, जिससे जो धुआं है उसको उसमें संग्रहित कर ले, और जो जल रह गया मैंने वायु प्रदूषण के लिए बताया था कि जब वाटर हेड कोलाइडर है तो उसके माध्यम से हमने क्या किया, धुआं का तो कंज्यूम कर दिया। अब इसका जो जल है उस जल को हम क्या करें, एक या तो प्लांट लगाएं जिससे वो जल है क्या हो, रिसाइकिल हो जाए। जल क्या हो, रिसाइकिल हो जाए, मतलब जल का पुनः जो जल है उसको शुद्ध किया जाए और पुनः उपयोग उसका किया जाए, तो रिसाइकिल करके उसका उपयोग करें। या अगर उसमें अशुद्धियां है तो उन अशुद्धियों को हम क्या करें, गहरा गर्त खोद करके, ऐसे ऊपर ही नहीं, ऊपर जाने से तो तीन बीमारियां यानी तीन पोल्यूशन हो जाएंगे। जो अपशिष्ट पर जो जल है या अपशिष्ट जो होता है किसका, उद्योगों का, उसे तीन प्रकार के पोल्यूशन होते हैं। एक तो वायु प्रदूषण होगा, एक मृदा प्रदूषण होगा, और वो बह गया तो क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। तीन होंगे, तो हम क्या करें, उसको गहरा गर्त खोद करके और उसमें क्या करें, डाल दें, जिससे क्या है वो अपशिष्ट का सही निपटान भी हो जाएगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। तो पहला तो कि जल जो है उसका हम पुनः चक्रण पुनः उपयोग करें, जिससे एक तो जल की समस्या दूर होगी, ठीक है। दूसरा हम क्या करें, उसका जो अपशिष्ट है उसको गहरा गर्त खोद कर उसमें डालें, जिससे मृदा, जल और वायु तीनों पॉल्यूशन है वो रुक जाएंगे। वो पॉल्यूशन है उनमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, उसका सही जो पॉल्यूशन का समाधान हो जाएगा। इसके बाद औद्योगिक अपशिष्टों के बाद हम देखें तो देखो जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो गंगा है चाहे यमुना है, जो पवित्र नदियां हैं, चाहे नर्मदा है, कोई भी नदियां हैं, उन नदियों के समीपवर्ती जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मृत पशुओं को और यहाँ तक कि जो मनुष्य है उनको भी, मनुष्य का भी आधा जला हुआ शरीर है, जैसे दाह संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, आधा जला हुआ शरीर है वो उन नदियों में बहा देते हैं। अब वो प्रवाहित होकर के वो जो उनका शव है वो कहीं भी जाके और किसी भी क्षेत्र में जाके वो अगर मान लो कि रुकता है तो उस क्षेत्र में वह किण्वित होकर के और वो सड़ता गलता है और उस जल को क्या करता है, प्रदूषित करता है, उस पूरे एरिया के जल को क्या करता है, प्रदूषित कर देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, उन घाटों की, उन नदी जो तटीय क्षेत्र है वहां पे जो घाट है उन घाटों पर क्या करना चाहिए, विद्युत शव दाह जो केंद्र है वो बनाने चाहिए, पशुओं के लिए भी और मनुष्य के लिए भी, जिससे क्या कर सके उनका अंतिम संस्कार वहीं पर किया जा सके। ये जो उपाय है वो अपना सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके जो रेडियो एक्टिव है या तापीय विद्युत ऊर्जा है उससे जो निकला हुआ जो कचरा है उसको भी हम औद्योगिक अपशिष्ट की तरह है का भूमि के आंतरिक भाग में दबाएं, जिससे वो कहा नहीं जा सके, वो आपके जल स्रोतों में नहीं जा सके, जिससे हम आपके रेडियो एक्टिव और तापीय इन जो तत्व है इनका भी सही निपटान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखें, नदियों को शुद्ध करने के लिए आपकी जो 1 जुलाई 2016 के अंदर 1 जुलाई 2016
2016 के अंदर जो आपके 1 जुलाई 2016 में एक प्रोजेक्ट आया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। याद करना, प्रश्न आता है, प्रश्न आपको करना भी है ये, नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट ये 1 जुलाई 2016 को आया और लगभग ये लागू हुआ। इससे पहले भी आपकी गंगा प्रोजेक्ट चलता था। गंगा प्रोजेक्ट में गंगा को शुद्ध करने का जो कार्य होता था, जिसमें लगभग 4 करोड़ रुपए बजट में रखे जाते थे। इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लगभग 20 करोड़ रुपए, इससे लगभग 4-5 गुना जो रुपए है वो इसके बजट में रखे हैं। और गंगा नदी है उसको शुद्ध करने के साथ साथ, गंगा नदी के अपशिष्ट को निपटान करने के साथ साथ इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर गंगा के जितने भी घाट हैं उन घाटों पर क्या किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए। और घाटों पर जो अपशिष्ट निपटान करते हैं उसके लिए टॉयलेट्स या शौचालय निर्मित किए जाए। और उन घाटों पर जो पूजन की जो है उसे अलग व्यवस्था की जाए, जिससे क्या होगा, वो घाट है वो पारिस्थितिकी अनुकूलन प्राप्त कर पाएंगे और गंगा नदी के जो जितने भी तट है वो क्या होंगे, शुद्ध हो पाएंगे। इसलिए कौन सा प्रोजेक्ट है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। 300 नमामि गंगे नाम लिखा गया बुक में, तो 300 घाट है, 300 घाट है, वहां पे यह कार्यक्रम चलाया गया। और इसके लिए बजट कितना रखा गया, 20 करोड़ रुपए। कब आया नमामि गंगे, 1 जुलाई 2016 को। गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए जितने भी घाट है उन घाटों पर वृक्षारोपण, शौचालय और घाटों को शुद्ध करने के लिए, घाटों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया। और ये 300 घाट जो गंगा के हैं उनमें ये प्रोजेक्ट चलाया गया। तो प्रश्न आपका, जल प्रदूषण के क्या उपाय है और नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है, गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए गंगा नदी के घाटों पर 1 जुलाई 2016 को एक गंगा शुद्धिकरण प्रोजेक्ट आया। 300 घाट है, वहां पे वृक्षारोपण, शौचालय, घाट का आधुनिकीकरण करना, घाट का क्या किया जाए, आधुनिकीकरण, घाट का आधुनिकीकरण किया जाए, इसके आधार पे प्रोजेक्ट आया। तो विद्यार्थियों, आज हमने जल प्रदूषण, देखो वैसे आम बात है और हम लगभग सब ये जानते हैं कि जल प्रदूषण क्यों हो, इससे क्या, लेकिन हमने अपने कोर्स के आधार पे पढ़ा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगों को जागरूक करना, स्वयं जागरूक होना, जिससे हम इस प्रदूषण की भयावह स्थिति को आगामी वर्षों के लिए रोक सकें और आगे हम शुद्ध पेयजल की प्राप्ति करने में समर्थ हो। क्योंकि हमने देखा है कि अधिकांश जल स्रोत नष्ट भी हो चुके हैं, जहाँ पे जल है वो नहीं है, पेयजल की प्राप्ति है वो बहुत ही दुर्गम हो गई है। तो वो हमारे कारण ही हुई है, मनुष्य के कारण हुई है, अति दोहन के कारण। तो उसकी स्थिति को सही करने के लिए हम यह कदम उठाए, जिससे जो जल है प्रदूषित नहीं हो, जो हमारे पास में जल स्रोत है वो शुद्ध रहे और हमें उन जल स्रोतों के माध्यम से आगे जो भविष्य में कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। अब देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण क्या है कि जो आवाज होती है या ध्वनि होती है, ध्वनि की ऐसी तीव्रता या आवृत्ति जिसके कारण वो तीव्रता और आवृत्ति है वो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगे, यानी कर्ण प्रिय नहीं हो, वो कहलाता है क्या, शोर। और ये जो शोर है अवांछित रूप से
मनुष्य के कानों में जाता है और मनुष्य के जो शारीरिक और मानसिक जो रूप है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो शोर का वह रूप या ध्वनि का वह रूप या तीव्रता जो मनुष्य के शारीरिक और मानसिक रूप को प्रभावित करती है उसे हम क्या बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यानी शोर का या ध्वनि का वह रूप या उसकी वह आवृत्ति जो क्या करती है, अपने मानसिक यानी मस्तिष्क और हमारे शरीर यानी शारीरिक प्रतिरूप को क्या करती है, प्रभावित करती है, उसे हम क्या बोलेंगे, ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। तो ध्वनि प्रदूषण समझ में आ गया कि ध्वनि प्रदूषण ध्वनि का वह रूप जिसकी तीव्रता और जिसकी आवृत्ति इतनी होती है, भाई ध्वनि की जो ज्यादा तीव्रता और आवृत्ति उसको शोर बोलेंगे, और शोर का या ध्वनि का वह प्रतिरूप जो मनुष्य के मानसिक और शारीरिक दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करे उसको क्या बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो ये ध्वनि प्रदूषण वर्तमान में औद्योगिकरण, नगरीकरण, इन क्रियाओं के माध्यम से लगातार बढ़ रहा है। औद्योगिकरण और नगरीकरण से लगातार ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। इस ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता और आवृत्ति इन दोनों को जानने के लिए ध्वनि प्रदूषण की जो इकाई है, ध्वनि प्रदूषण जो है उसके लिए जो ध्वनि की तीव्रता और जो आवृत्ति है उसको मापने की इकाई है वो है आपकी डेसिबल। क्या है, डेसिबल। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है कि ध्वनि की तीव्रता और ध्वनि की इकाई आवृत्ति को मापने की इकाई कौन सी है, तो कौन सी है, डेसिबल है। क्या है, डेसिबल है। ये एग्जाम में प्रश्न बोर्ड में आ चुका है। अब डेसिबल के आधार पे हम ध्वनि की तीव्रता और आवृत्ति मापते हैं। तो कितनी आवृत्ति कितनी तीव्रता हमारे लिए उपयोगी है और कितनी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो बताया जाता है कि लगभग 60 से 80 डेसिबल जो ध्वनि की तीव्रता है वो हमारे लिए क्या है, सही है। अगर इससे अधिक 80 से अधिक अगर ध्वनि लगातार 80 से अधिक ध्वनि अगर लगातार हमारे कानों को सुनने को मिलती है तो वह कौन सी श्रेणी में आएगी, ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आएगी। और वह ध्वनि मनुष्य के लिए यानी हमारे लिए उपयोगी नहीं मानी जाती है। कौन सी, 80 से ज्यादा वाली ध्वनि किस में आती है, ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। और यह ध्वनि अगर लगातार, अभी मैंने क्या बोला, यह ध्वनि अगर लगातार मिलती रहे किसी क्षेत्र में मनुष्य को, तो उन मनुष्य को मानसिक या शारीरिक जो रोग है वो उत्पन्न हो जाते हैं। मानसिक या शारीरिक रोग है वो उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं, तो मैंने बताया कि स्रोतों में आपके उद्योग हैं जिसे कल कारखाना ही बोलते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं, इन स्रोतों में उद्योग है, आपके वाहन है, जितने भी वाहन हैं, और ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों में आपके जो है वायुयान या जेट विमान, ये भी क्या है, ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों में है। और लगातार जो है आपके समारोह में होने वाला जो लाउड स्पीकर जो चलते हैं, जो आपके समारोह में जो भी स्पीकर वगैरह चलते हैं वो लगातार चल रहे हैं, तो ये भी ध्वनि प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण के क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है। अब ध्वनि प्रदूषण से क्या बीमारी हो सकती है, तो ध्वनि प्रदूषण से बीमारी जो होती है
वो एक तो सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है कि लगातार जो ध्वनि होती है तो मनुष्य है वो सुनना बंद कर देता है, या तो परमानेंटली सुनना बंद कर देगा, या बहुत तेज बोलने पर मनुष्य को क्या होगा, सुनाई देगा, यानी तेज बोलने पर सुनाई देगा, यानी बहरेपन की स्थिति सुनाई देगा। तो इसको क्या बोलेंगे, बहरेपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि लगातार अगर तेज ध्वनि के संपर्क में रहता है मनुष्य तो उसमें चिड़चिड़ापन, हर कार्य में क्रोध आना, चिड़चिड़ापन या मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। और कई बार तो ऐसा होता है लगातार इस ध्वनि के दौरान रहने पर मनुष्य के तंत्रिका तंत्र पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, तंत्रिका तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। और रक्तचाप जैसी यानी ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां मनुष्य को हो जाती है। किसके कारण, अधिक ध्वनि के कारण क्यों हो जाएगी, क्योंकि वह मानसिक तनाव क्या होगा, तो नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आने से मानसिक तनाव, नींद नहीं आने से तंत्रिका तंत्र का प्रभाव, और उससे क्या होगा, रक्तचाप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी ये ध्वनि के कारण नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आने से ये सारी बीमारियां, चिड़चिड़ापन है वो भी उत्पन्न हो जाएगा। अब आप बोलोगे साहब इसके उपाय क्या है, तो इसके उपाय हैं कि हम जिन क्षेत्रों में उद्योग लगा रहे हैं उन उद्योगों को एक तो उन क्षेत्रों में लगाया जाए जहां पे जनसंख्या का जमाव नहीं है, या शहरी क्षेत्र में जनसंख्या जो बसाव क्षेत्र है उसके बाहर वाहन है, वाहनों में इस प्रकार का हम यंत्र लगाएं जिससे वो ज्यादा मात्रा में आवाज नहीं करे। अब वाहनों में दोनों ही है, एक तो हॉर्न का शोर है और एक वाहनों के चलने का है। तो जहाँ पे शहरी क्षेत्र है वहाँ पे इस प्रकार की रूपरेखा देखने को मिलती है, और जहाँ प्लेटफॉर्म है, जहाँ एयरपोर्ट है और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी ये जल ध्वनि प्रदूषण की विकट समस्या उनके सामने होती है। और स्पीकर है जहाँ पे उनको भी क्या है, एक निश्चित समय के लिए, भाई ऐसा है किसी का मकान ही गार्डन के पास है, वहाँ हर दिन कोई ना कोई प्रोग्राम होता ही रहता है तो स्पीकर बजेंगे, लेकिन उनको एक निश्चित समय देना चाहिए, जिसकी ज्यादा अगर वो ध्वनि करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित समय और निश्चित आवाज, ये जो है ध्वनि प्रदूषित जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में सरकार द्वारा कार्य करना चाहिए, जिससे ध्वनि प्रदूषण को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, और लोगों के जो स्वास्थ्य है उस पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को हम कम कर सके। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो ध्वनि प्रदूषण है इसके प्रतिरूप को पढ़ा, साथ ही साथ हमने जल प्रदूषण के जो समाधान या उपाय है उनको पढ़ा। अगले वीडियो में हम मृदा प्रदूषण और जो मुख्य समस्याएं ओजोन प्रसरण वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।